गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इन्वायरमेंट चैप्टर के 2 पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। एक द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया और दूसरा हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। तो इन 2 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंडिया की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, इंडिया कितना वर्ल्ड के कितने % पार्ट को कवर करता है और किस तरह से इंडिया में इन्वायरमेंट के लिए दोनों लोग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पुअर पीपुल हो और चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट पीपुल हो। ये दोनों एक अजीब सा दोनों के बीच में एक स्ट्रगल है। एक अगर इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है तो दूसरा भी इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के हार्म के लिए केवल अपर क्लास ही रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं इंडिया की पॉवर्टी भी इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा, नियरली 15%। एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि नियरली 15% नहीं, ये आज की डेट में कितना हो गया 17%। अगर न्यू हम पॉपुलेशन की बात करें, जो गेस की जा रही पॉपुलेशन, उसके बेस से हम 17% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है और इंडिया केवल 2.5% वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। यानी कि वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया अवेलेबल है उसका 2.5% इंडिया में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एक फैक्ट भी है कि 21.8% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन is living below poverty line. It's mean they are struggling for food, they are struggling for clothing, shelter. So these are the different environmental issue which created in India. तो पहला एक है नेचुरल एंडोवमेंट इज गेटिंग एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन एक्सीडिंग द रेट ऑफ जनरेशन। मतलब जितना रेट से जनरेट हो रहा है हमारे में एनवायरमेंट, उससे ज्यादा रेट में नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहे हैं, हम लोग उसको यानी कि यूज करते चले जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जनरेशन के सिचुएशन कम है और उसके साथ साथ एक्सप्लॉइटेशन की सिचुएशन ज्यादा है। ऐसे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्टेज आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट को जब बना है तो इन्वायरमेंट के एक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। जितना भी वेस्टेज हम क्रिएट करते हैं वो सब का सब वो अपने साथ में अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सॉइल में और सब चीजों में इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो वेस्टेज की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसके मुकाबले कम पड़ती है। ऐसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन आर द पीकिंग अप इन द अलार्मिंग लिमिट। ये सब के सब पोल्यूशन हर जगह होते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन जो इंडिया में है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में और बहुत ज्यादा है। तो इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में जो कि वर्ल्ड की एक बड़ी कंट्रियों में से जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेयरनेस की कमी के कारण, कहीं पॉवर्टी के कारण, कहीं हम सीरियस नहीं इन कंसर्न्स को लेकर, इसके कारण इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लगातार फेस कर रहे हैं। तो एक अभी मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक डायकोटॉमी बताया था। डायकोटॉमी का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, यानी डिफरेंशिएट, कंट्राडिक्शंस। तो हमारी कंट्री में एक अजीब सा कंट्राडिक्शंस है। दुनिया में हर जगह ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेन कॉज फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बट इंडिया ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट कॉज फॉर द डिग्रेडेशन इन लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ द कंट्री, बट पॉवर्टी इज ऑल्सो मेजर कॉज फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको देखने को मिला होगी रैपिड डिफॉरेस्टेशन इंडिया इज डायरेक्ट consequences of the wide spread of the poverty. Tree felling is almost an economic compulsion for the millions of poor in rural areas. रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मजबूरी है कि वो डिफॉरेस्टेशन करें, क्योंकि उससे उनको वुड मिलती है, अपने यूज के लिए उसको सेल करके उनकी इनकम जनरेट होती है। तो पॉवर्टी भी एक ऐसा है जो डिफॉरेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और कहीं ना कहीं इंडिया के जो नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन है उसके रेट को बढ़ा देता है। ऐसे स्पेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन द अर्बन एरिया इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया इज फिगरिंग अमंग द टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, while its single India's prosperity in industrial production is also sound alarming bells for the environmental pollution, because it is
इंडस्ट्री विच कॉजेज मेजर एयर, वाटर, साउंड और नॉइज पॉल्यूशन इन अ कंट्री। इंडिया में दोनों ही मेजर कॉजेज हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो चाहे वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी कंट्री टॉप 10 जो वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनमें से एक कंट्री है। तो यहाँ पर जितनी तेज से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उतनी तेज से डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, और दीज पोल्यूशंस इज आल्सो द कॉज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन आवर कंट्री। तो हम ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा, तो इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम लेती रहती है। तमाम तरह के समिट होती हैं इसको लेकर के, और तमाम तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई जाती है। तो एक सबसे बड़ा जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, सोशल अवेयरनेस। देयर इज द अर्जेंट नीड ऑफ स्प्रेड सोशल अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू बिट द चेक दीज मीनेस। तो ये आप देख रहे होंगे हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोशल अवेयरनेस नहीं है। पीपल अवेयर नहीं है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या हार्म होंगे, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के हमें करना क्या चाहिए, प्लांटेशन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है। दूसरा है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा सबसे बड़ा स्टेप्स हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी हमारी डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जाएंगी। जितनी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ेंगी उतना ही हमारा क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें फेस करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक मेजर फैक्ट हो सकता है इसके लिए। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986 इन इंडिया। The objective is to check क्या deterioration in the quality of environment. This legislative measure should be strictly enforced. तो ये सब के सब जो 1986 में हमने देखा कि हमारी कंट्री में ये एक्ट आया था। एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए। प्रोविजंस फॉरेस्ट एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिए, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कर दिए। ऐसे तमाम तरह के और भी चीज़ें बनाई गई जिससे कहीं ना कहीं प्लांट को हम बचा सकें, फॉरेस्ट कवर एरिया को डेवलप कर सकें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती, तो इनको सही से स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को कुछ और मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ऐसे एफॉरेस्टेशन कैंपेन हम लोग तो सिंबॉलिक रूप में देखते रहते हैं, हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगाने का दावा होता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट हो टाइम टू टाइम ये वो करती रहती है, लेकिन इसको हमें सही से सिस्टमेटिक अरेंज वे में इसको करने की ज़रूरत है, जिससे वो प्लांट जो हम लगाते हैं सिंबॉलिक वे में वो लगे भी रहें और ग्रो भी करें और वो आगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए यूजफुल भी हों। ऐसे कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन, तो ये भी एजेंशियल है कि फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट एयर एंड वाटर पोल्यूशन काज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल टू अवॉइड इन एग्रीकल्चरल पोल्यूशन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारी कंट्री में आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ाने की जरूरत है। हमें इंडस्ट्री में जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है, वो वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ये सब जनरेट करने की ज़रूरत है, जिससे वेस्टेज को हम कहीं रिवर्स में न डाल दें। उसके साथ पेस्टिसाइड्स की जगह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को करें, गवर्नमेंट इसके लिए मार्केट का डेवलपमेंट करे, तो ये बहुत नेसेसरी है। वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। रिवर वाटर शुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोविजंस टू बी मेड फॉर सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल एरिया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम रिवर के वाटर को क्लीन करने के हम स्टेप्स लें, रिवर का वाटर क्लीन रहे, विलेज एरिया में क्लीन वाटर की सप्लाई हो। फिर 7th क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्टेज। प्लांट मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्टेज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारी कंट्री में जो जितना भी वेस्टेज है तो बहुत बार केमिकली होता है। इसको जब हम लोग यानी डाल देते हैं एक जगह पर, तो वो वेस्ट लैंड को भी अनफर्टाइल कर देता है, तो फर्टिलिटी उसकी लूज हो जाती है। तो इनको ऐसा करना चाहिए, इनका बेटर यूटिलाइज होना चाहिए, इनको कंपोस्ट यानी फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए तमाम तरह के साइंटिफिक प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, गवर्नमेंट पीपल्स को इंकरेज करना चाहिए। ऐसे इम्प्रूवमेंट ऑफ दी हाउसिंग, हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन,
स्लम एरिया इज रिप्लेस्ड बाय द एयरी एंड वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउसेज। तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि जो स्लम एरिया होता है, स्लम डार्क के नाम से इनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज क्रिएट होते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इनको हमें मैनेज करना चाहिए और सिस्टमेटिक इसको अरेंज करना चाहिए। हमारी कंट्री में पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड का डेवलपमेंट हुआ, जिसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हुआ था वो 1971 में सेटअप हुआ था, और इसके सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड अलग अलग बोर्ड और समिति का फॉर्मेशन किया गया। इनका मेन जो फोकस था वो इस बात में था कि इफ्लुएंट एंड इमिशंस जो थे उनका बेटर यूटिलाइज करना, उनको सही करना, और इसके लिए तमाम तरह के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्टेप्स लेना, इसको बनाया गया और इससे जैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो इसको भी पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, जिससे सही से वर्क कर सके, क्योंकि इसमें जो तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हैं, करप्शंस हैं, कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उनको सबको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारी। अब इसके बाद ये सभी यानी कि कैसे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और किस तरह से हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। हाउ कैन वी सेव इन्वायरमेंट, गिव सम व्यू।